हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग टू टाइप्स की होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर जो एटमोस्फेरिक एयर है जब लंग्स के अंदर आती है तो उसको अपन बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जब लंग्स की एयर एटमोस्फेयर के अंदर जाती है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन। और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता कैसे? अपन देखते हैं कि अपने आसपास कोई भी सब्सटेंस है, कोई से वाटर भी है, जैसे अपन परफ्यूम भी लगाते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी है, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है। जैसे एयर भी वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करती है। जैसे जो जब मतलब कि एयर की कंसंट्रेशन कहाँ पे एटमोस्फेयर के अंदर जाए तो जो एयर है वो कहाँ जाएगी? एटमोस्फेयर से लंग्स। और जब एयर की जो कंसंट्रेशन है वो लंग्स के अंदर ज्यादा होगी एटमोस्फेयर से, तो लंग्स से कहाँ चली जाएगी? एटमोस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन है अपने किसके अकॉर्डिंग देते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग देते हैं। जब एयर लंग्स अगर एटमोस्फेयर से लंग और लंग्स से एटमोस्फेयर के अंदर जाती है तो उसके अंदर क्या बनता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। तो अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है? मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere. अपन देखते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट बनता कैसे। सबसे पहले अपन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का डिफरेंस देख लेते हैं और साथ में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्टडी भी कर लेंगे। सबसे पहले इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन, इसके डिफरेंस वाइज स्टडी कर लेते हैं अपने। इंस्पायरेशन के अंदर जब एयर कहाँ आती है? एटमोस्फेयर से लंग्स के अंदर आती है। एयर मूव्स एटमोस्फेयर टू लंग्स। एक्सपायरेशन के अंदर एयर मूव्स लंग्स टू एटमोस्फेयर। देखते कि इंस्पायरेशन होता कैसे। अपन ने देखा था कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर डायफ्राम और जो ईएससीएम है, डायफ्राम और जो इंटरनल कोस्टल मसल्स है वो हेल्प करती है। तो देखते कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले अपन डायफ्राम के बारे में देखते हैं कि जब डायफ्राम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा? जो डायफ्राम कैसा था? डोम शेप था, वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट। डायफ्राम डोम शेप से क्या हो गया? फ्लैट हो गया। इससे क्या होगा? वॉल्यूम फ्लैट होगा, इससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और जब ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल्स में, तब क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन से जो स्टर्नम और रिब्स है वो क्या आएगी? बाहर की साइड आएगी। स्टर्नम एंड रिब्स पुल आउटसाइड। इससे भी क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस।
डायफ्राम और ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो इस वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है जो लंग्स के प्रेशर से। तो जो एयर है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो एयर कहाँ से मूव करेगी, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर मूव करेगी। तो एयर मूव्स एटमॉस्फेयर टू लंग्स। तो अपन लिख लेते चलो, एयर कहाँ, एयर है वो अब कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर टू, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर चली जाएगी। एक ऐसी प्रोसेस है, ये वो है एक्टिव प्रोसेस। इसके अंदर 2 सेकंड का टाइम लगता है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में अगर देखें तो अपने इसके अंदर डायफ्राम और ईएससी में क्या होता है, रिलैक्सेशन। डायफ्राम में क्या होगा, रिलैक्सेशन। इसमें रिलैक्सेशन से क्या होगा, डायफ्राम वापस से अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाएगा। एक्चुअल कंडीशन। इसमें रिलैक्सेशन से क्या हुआ, वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ था वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऐसे ही जो ईआईसीएम के अंदर रिलैक्सेशन होगा, इसमें रिलैक्सेशन से क्या होगा, जो स्टर्नम और जो बाहर की तरफ आए थे, आउटसाइड है, तो वो अपने वापस एक्चुअल कंडीशन में आ जाएंगे। moves in actual condition। इससे भी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनसे वॉल्यूम डिक्रीज होने से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंट्रा इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो ज्यादा होगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एयर कहाँ से मूव करेगी, एयर मूव्स लंग्स टू एटमॉस्फेयर। क्या होगा, एक्सपायरेशन। एक ऐसी प्रोसेस है, ये है इनएक्टिव प्रोसेस। इनएक्टिव प्रोसेस के अंदर 3 सेकंड का टाइम लगता है, कितना, 3 सेकंड का टाइम लगता है। ये अपन देखा कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है, जब लेकिन जब अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं, जैसे कि अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने को ज्यादा एयर की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे होगा, तो वो अपनी अपन जो अपनी एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं उसकी सहायता से अपन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की रेट को बढ़ा सकते हैं। तो नीचे लिख लेते हैं कि in forcefully respiration become abdominal muscle in the abdomen।
और ऑन एन एवरेज जो एक ह्यूमन होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट कितने होते हैं? 12 to 16 टाइम पर मिनट। ऑन एन एवरेज रेस्पिरेशन रेट कितनी है? 12 to 16 टाइम पर मिनट। पर मिनट कितनी कर सकता है वो? 12 से 16 टाइम। और ये जो एयर बाहर जाती है अंदर आती है इसका मेजरमेंट कौन करता है? स्पायरोमीटर। रेस्पिरेशन का मेजरमेंट किससे होता है? स्पायरोमीटर से। ठीक है, ये अपना हुआ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में कि कैसे इंस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सपायरेशन होता है, कैसे प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्रिएट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।